रिच डैड एंड पुअर डैड अध्याय 9 शुरू करना। 7वां पॉइंट, इंडियन दाता बने। यह बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिका इंडियंस की संस्कृति परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियन दाता अनुवाद पैदा हुआ, एक छोटी सी संस्कृति नासमझी के कारण। संपत्ति के कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत ज़रूरी है। साफ निवेशक का पहला सवाल यह होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे यह भी जानना चाहते थे कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है, इसलिए निवेश पर वापसी इतनी ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंभीर था। अधिकतर निवेशक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं? क्या इस पर लोन लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी निवेश कंपनी महीनों में इसे वेकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल करती है। जब प्रवासी पक्षी एरिज़ोना से आते हैं और इसे 4 महीने के लिए $2,500 किराए पर दे देती है। बाकी के 8 महीने में इसका किराया केवल $1,000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ जो हर महीने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है। यही स्टॉक के बारे में किया जाता है। प्राय मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफ़ी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से वह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेज़ी आ जाएगी, जैसे कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूँ। जब शेयर की कीमतें बढ़ती है फिर मैं अपनी मूल धनराशि को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलती है। यह सच है कि मैंने कई मौके पर पैसा खोया भी है, परंतु मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूँ। मैं यह कहूँगा कि औसत 10 निवेशों पर मुझे 2 या 3 में बहुत फ़ायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ हानि नहीं होती और मैं 2 या 3 में घाटा भी खाता हूँ, परंतु मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और दीर्घकाल में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है, परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और अधिकतर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, परंतु आजकल ऐसे बिरले ही होता है। मेरे हर निवेश
पर एक ना एक चीज़ मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली ज़मीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक, शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और जोखिम सीमित भी होनी चाहिए। इस विषय पर इतने ज़्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी है कि मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। रे क्रोक होम बर्गर इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें होम बर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है, यह भी ज़रूरी है। यही आर्थिक समझदारी है। 8वां, संपत्ति से सुख की चीज़ें खरीदी जाती है। केंद्रित करने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था जैसे छेद हो गया हो। 16 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी। बहाना यह था, सभी दोस्त के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर नकद कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझे सलाह मांगी। आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, परंतु लंबे समय के लिए आप उसे यह सिखा पाएंगे। क्या आप अपने बच्चों की कार प्राप्त करने की इच्छा से उन्हें कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्तियां जल गई और वह तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। 2 महीने बाद मुझे वह दोस्त मिला। क्या तुम्हारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, परंतु मैं गया और उसे कार के लिए $3.000 दे दिए। मैंने उसे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का उपयोग करे। मैंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी। मैंने आपकी सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी है। शर्त क्या है? मैंने पूछा। पहले तो हमने आपका कैश फ्लो गेम का सहारा लिया। हमने इसे खेलते हुए पैसे के समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार किया। फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिलवा दी और स्टॉक मार्केट पर कुछ पुस्तकें भी दिलवाई। फिर दिक्कत कहाँ थी? मैंने उससे कहा कि $3.000 उसके हैं, परंतु वह इनसे सीधे कार नहीं खरीद सकता। वह इनके स्टॉक खरीद और बेच सकता है, खुद का ब्रोकर ढूंढ सकता है और एक बार वह इन $3.000 से $6.000 बना लेता है तो वह अपनी कार खरीद सकता है और बाकी के $3.000 उसके कॉलेज के फंड में जाएंगे। मैंने पूछा, और इसके परिणाम क्या निकले? वह शुरुआत में किस्मत वाला रहा, परंतु कुछ दिनों बाद उसने अपने मुनाफे की सारी रकम गंवा दी। तब वह सचमुच रुचि लेने लगा। आज चाहे वह $2000 के घाटे में है, परंतु उसकी रुचि बहुत बढ़ गई है। उसने मेरे द्वारा खरीदी गई सारी पुस्तकें पढ़ डाली और वह और ज़्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालय भी गया था। वह मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सूचनाओं पर नज़र रखता है और MTV के बजाय CNBC देखता है। उसके पास केवल $1000 बचे हैं, परंतु उसकी रुचि और ज्ञान आसमान को रहे हैं। वह जानता है कि अगर वह इस पैसे को
खो देगा तो फिर उसे 2 साल तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा। परंतु उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं है। अब उसे कार खरीदने के लिए ज़्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिससे उसे ज़्यादा आनंद मिलता है। क्या होगा अगर वह सारा पैसा हार जाता है? मैंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूँगा वह अभी सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं तो यह मानता हूँ कि उसकी शिक्षा पर खर्च किए गए यह सर्वश्रेष्ठ $3000 थे। जो वह सीख रहा है वह ज़िंदगी भर उसके काम आएगा, और वह पैसे की ताकत का सम्मान करना भी सीख गया है। मुझे लगता है कि अब उसकी जेब का छेद बंद हो चुका है। जैसा मैंने खुद को सबसे पहले भुगतान करे वाले खंड में कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेहतर यही होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिश ना करे। तत्व संबंधित हिसाब से संपत्ति वाले कॉलम से कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया आसान नज़र आती है, परंतु इसमें पैसे को दिशा देने की मानसिकता, सहन शक्ति की ज़रूरत होती है, जो मुश्किल साबित होती है। बाहरी आकर्षण और लालच के कारण आज की खरीदारी की दुनिया में यह वह अभी सारा पैसा आसान हो चला है कि पैसे को पूरा उड़ा ही दिया जाए। कमज़ोर मानसिकता शक्ति के कारण ही वह पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर बह जाता है। यही गरीबी और आर्थिक संघर्ष का कारण है। अगर हम 100 लोगों को साल के शुरू में $10.00 दे देते तो साल के अंत में क्या होगा? 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में कई तो ज़्यादा कर्ज में दबे होंगे, क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, वीसीआर या छुट्टियों के लिए नकद पैसे दे दिया होगा। 16 ने उस $10.00 को 5 से 10% बढ़ाया होगा। 4 ने इसे $20.00 या लाखों डॉलर तक बढ़ाया होगा। हम किसी प्रोफेशनल को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार में यह सीखना भी ज़रूरी होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाता है। मैं भी हर व्यक्ति की तरह सुख की वस्तुओं से प्रेम करता हूँ। अंतर यह है कि कई लोग अपनी सुख को कर्ज लेकर खरीदते हैं। यह पड़ोसियों से प्रतियोगिता करने का जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बैंकर को बुलाकर लोन ले लेता हूँ, परंतु मैंने दायित्व वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाय संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित रखा। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं अपने खर्च की इच्छा से प्रेरित होता हूँ कि किस तरह उसके लिए अतिरिक्त पैसा जुटा सकूँ। आजकल प्राय हम अपनी मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए कर्ज लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। यह रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, परंतु लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जो हमें इंसानों के रूप में और राष्ट्र के रूप में भी है। याद रखें, आसान रास्ता अक्सर मुश्किलें बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं। ज़िंदगी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के शासन के रूप में ट्रेनिंग कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा।
पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके ऊपर राज करेगा या आपको ज़्यादा स्मार्ट होगा। अगर पैसा आपसे ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसे के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। यही आर्थिक समझदारी है। 9वां, नायकों की ज़रूरत। मिथक की ताकत। जब मैं छोटा था तो मैं विली मेज, हैंक आरन, योगी बेरा का बहुत बड़ा लोकप्रियता था। वे मेरे आदर्श थे। लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाहता था। मैंने उनके बेसबॉल कार्ड की सहेज कर रखे थे। मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था, उनके बैटिंग के औसत, उनके मिलने वाली धनराशि और वे किस तरह बड़े हुए, सब कुछ। मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि उनके जैसा बनना चाहता था। 9 या 10 साल की उम्र में जब बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था तो मैं नहीं जानता था, बल्कि मेरे रूप में योगी या हैंक मैदान पर उतरते थे। यह सीखने के सबसे सख्त तरीकों में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं, हम अपने नौसिखिएपन को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चे को बास्केटबॉल खेलते देखता हूँ। कोर्ट पर थे छोटे जॉनी नहीं होते, वे तो माइकल जॉर्डन या फ्लाइड होते हैं। आदर्श नायकों की नकल करना ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा और सख्त तरीका है, और इसलिए जब ओसी सिम्पसन की तरह का नायक बदनाम होता है तो इसकी चीख पुकार मचती है। यह किसी अदालती कार्यवाही से ज़्यादा होता है। यह एक आदर्श नायक को खो देने वाला होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बचपन से सजाए थे और वे जिसकी पूजा करते थे, अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे आदर्श नायक बदल गए। मेरे गोल्फ के हीरे बने पीटर जैक्सन, फेंड कपल्स और टाइगर वुड्स। मैं उनके शॉट की नकल करता हूँ और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे आदर्श नायकों वॉरेन बुफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस भी है। बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके आंकड़े उसी तरह जानता हूँ जिस तरह कि अपने बचपन में बेसबॉल हीरोज़ के आंकड़े जानता था। मैं अनुसरण करता हूँ जब वॉरेन बुफे निवेश करते हैं और बाज़ार के बारे में, उनके नज़रियों के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं पीटर लिंच की पुस्तकें भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि स्टॉक चुनने की उनकी तकनीक को समझ सकूँ, और मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि यह जान सका कि वे किस तरह सौदे करते हैं। जिस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करने जाते समय मैं खुद की भूमिका में नहीं था, उसी तरह जब मैं बाज़ार में उतरता हूँ या मैं कोई सौदा करता हूँ तो मैं अवचेतन रूप से ट्रंप की बहादुरी का अभिनय करता हूँ, या जब मैं किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करता हूँ तो मैं उसे इस तरह देखता हूँ जैसे पीटर लिंच यह काम कर रहे हो। आदर्श नायक होने से हम अपने कच्ची प्रतिभा के महान स्रोत का दोहन करते हैं, परंतु आदर्श नायक हमें प्रेरित करने से भी ज़्यादा काम करते हैं। वे चीज़ों को ज़्यादा आसान बना देते हैं
चीज़ आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अगर मैं ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यही कर सकता हूँ। जब निवेश की बात आती है तो अधिकतर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं। इसके बजाय उन्हें आदर्श नायकों की तलाश करनी चाहिए जो इसे आसान बना देते हैं। 10वां, सिखाओ और आपको हासिल होगा। देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ ज़िंदगी भर चलता रहा, और वह सबक था परोपकार करना या देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान के द्वारा दूसरों को बहुत दिया, परंतु शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो। जैसे मैं बता सकता हूँ, वे कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक्त धन होगा, और उनके पास कभी भी अतिरिक्त धन नहीं होता था। मेरे अमीर डैडी ने पैसे भी दिए और शिक्षा भी। वे देने के सिद्धांत में पक्का यकीन रखते थे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की ज़रूरत है। वे हमेशा कहा करते थे जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपने चर्च या अपने पसंदीदा संस्था को दान देते थे। अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूँ तो वह विचार यही होगा, जब भी आपको किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत महसूस हो तो पहले उस चीज़ को दे दे। बाद में वह बाल्टियों में भरकर आपके पास लौट आएगी। यह पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा, परंतु मैंने ऐसा किया है और इससे फ़ायदा भी उठाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आदान प्रदान का सिद्धांत सही है, और इसलिए मैं वही चीज़ देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं पैसा देता हूँ, और यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है। मैं बिक्री बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी और व्यक्ति की कुछ बेचने में भी मदद कर देता हूँ, और मेरी बिक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ और मैं किसी और की संपर्क बढ़ाने में मदद कर देता हूँ, और जादू की तरह मेरे भी संपर्क बढ़ जाते हैं। मैंने सालों पहले एक कहावत सुनी थी, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए पर इंसानों को देना चाहिए। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति दूसरा द्वारा चाही गई कुछ चीज़ दे रहा है। मेरे जीवन में मेरे तमाम वर्षों में जब भी मैंने पैसे की कमी या ज़रूरत महसूस की तो मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूँ, और फिर इसे देने का फैसला किया है, और जब मैंने दिया है तो यह हमेशा मेरे पास वापस लौटा है। यह मुझे उस व्यक्ति की कहानी याद दिलाता है जो जाड़े की ठंडी रात में लकड़ियाँ लेकर बैठा है और पास में ही धीमे धीमे चल रहे चूल्हे पर चिल्ला रहा है, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकड़ियाँ अंदर डालूँगा। और जब पैसे, प्रेम, सुख, बिक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की ज़रूरत है कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे दे दें, और यह कई गुना होकर आपके पास लौट आएगा। अधिकतर केवल यही सोचने की प्रक्रिया से कि मैं क्या चाहता हूँ और इसे किसी और को किस तरह से दे सकता हूँ, मेरे अंदर उदारता का ज्वार आने लगता है। जब भी मैं यह देखता हूँ कि लोग मेरी तरह देखकर नहीं मुस्कुरा रहे तो मैं आराम से मुस्कुराने और हेलो करना शुरू कर देता हूँ, और जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दर्पण है। तो इसलिए मैं कहता हूँ,
सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया कि मैं सीखने वाले को जितना गंभीरता से जितना ज़्यादा सीखता हूँ, मैं भी उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचार और फॉर्मूले भी बाढ़ आ जाएगी। ऐसे भी समय आए जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लौटा, या जो मुझे मिला वह मैं नहीं चाहता था, परंतु करीबी जांच और आत्म अवलोकन से मुझे पता चला कि इन मामलों में देने के लिए नहीं दे रहा था, बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे अमीर डैडी ने शिक्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गए। मेरे अमीर डैडी ने युवा लोगों को अपना बिजनेस करने का तरीका सिखाया। मैं पीछे पलटकर देखता हूँ कि यह सीखने वाले की अपने ज्ञान के प्रति उदारता ही थी, जिसके कारण वे ज़्यादा स्मार्ट बन गए। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। आप वहाँ खुद अपने दम पर पहुँच सकते हैं, परंतु उन ताकतों की मदद से वह पहुँचना ज़्यादा आसान होता है। आपको बस इतना ही करना होता है कि आप उदार हो और वे ताकतें भी आपके प्रति उदार होगी।